तो लास्ट ने सवाल दिया ना जोरदार, क्या सवाल दिया था भाई कि अगर उस बल्ब की बजाय ट्यूबलाइट रख दें, क्या रख दें ट्यूबलाइट, तो क्या शेप दिखाई देगी। यानी बड़ा सवाल बनाया था, उससे फिश वाला सवाल भी बनाया था कि अगर बल्ब को रख दें तो बताओ ऊपर कैसा पैच दिखाई देगा। याद करो सर्कल दिखाई दिया था। फिर मैंने घर के लिए सवाल दिया था कि बताओ अगर उस बल्ब की जगह ट्यूबलाइट रख दें, क्या रख दें ट्यूबलाइट, तो बताओ आपको क्या दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा। और हां एक सवाल के ऊपर से कहते हैं मैंने घर करने के लिए आपको कितना 10 मिनट का दिया था। ये बात नहीं कुछ भी क्या बात नहीं चाहिए। इफ ट्यूबलाइट लाइट सोर्स ऑफ लेंथ 4 मीटर प्लेस एट 1 डेप्थ ऑन द टैंक लेंथ, वो सवाल बस लिया 10 हिसाब से कर लेना। ठीक भाई, प्लेस एट डेप्थ 1 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर एज शोन, फाइंड द शेप एंड मीडियम ऑफ लाइट पैच फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है 4 मीटर √2 1 मीटर बाकी सारे डेटा वही है। अब देखिए पहले अगर आप ध्यान से तो समझ नहीं फील करते अपन। अगर तुम ध्यान दो कि अगर क्या इस ट्यूबलाइट का हर एक पॉइंट, इस ट्यूबलाइट फैला हुआ बल्ब है, ऐसा समझो आप। जो हमने पहले पढ़ा था वो एक पॉइंट सोर्स था। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पॉइंट सोर्स था। अब सोचो अभी ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के हर एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हर एक पॉइंट, इस ट्यूबलाइट का हर एक पॉइंट क्या एक बल्ब की तरह एक्ट करेगा। अरे हाँ, तो इसका हर एक पॉइंट क्या ऊपर एक सर्कल बनाएगा। हाँ अगर मैं इस ट्यूबलाइट को अनंत बल्ब में तोड़ दूं और हर एक बल्ब को एक पॉइंट सोर्स मान लूं तो हर एक बल्ब क्या ऊपर एक सर्कल बना रहा है। हाँ सर बात तो साहब सही कह रहे हो, ध्यान से सुनना। क्या बना रहा है सर्कल, ध्यान दो। इसका टॉप व्यू कंफ्यूज होगा एकदम, ध्यान समझना। क्या करा, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। अब टॉप व्यू में आप अगर अच्छे से समझो तो टॉप व्यू में ये बल्ब टॉप लाइट, ध्यान देखो एकदम, ये है टॉप व्यू, ये टॉप व्यू देखो। इसका टॉप व्यू को देखो तो आप लाइट में चलिए इनफाइनाइट सोर्स दिखा के एक सोर्स को देखो, एक सोर्स पर क्या बनाएगा, ध्यान देना। एक सोर्स बनाया सर्कल, फिर पास वाले ने क्या बनाया सर्कल, फिर पास वाले ने क्या बनाया सर्कल, फिर पास वाले ने क्या बनाया सर्कल 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 सर्कल। अरे हाँ ऊपर बनाते गए सर्कल 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 तो शेप ऐसी आई, देखो समझ आया कैसे बना। अरे हाँ सर ये शेप तो सर ऐसी आई, देखो ये ऐसे लेते हुए ये पूरा इधर लास्ट वाले का सेमी सर्कल को आगे कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये बन गया सेमी सर्कल। अरे हाँ सर अगर किसी बच्चे ने इलिप्स टाइप सोचा हो तो इलिप्स टाइप शेप है, ये इलिप्स नहीं है, ये रेक्टेंगल विद 2 सेमी सर्कल्स है। अरे हाँ सर अगर तुम ध्यान देखो तो डेटा हुई है, तो जो आपका सर्कल का रेडियस था, सर्कल का रेडियस ध्यान दो, डेटा हुई है या सर्कल का रेडियस जो 1 मीटर ही होगा, यानी ये 2 मीटर होगी। अरे हाँ सर और अगर ये ट्यूबलाइट की लेंथ पूरी 4 मीटर है, 10 10 हो जाएगा तो ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से भाई तो रेक्टेंगल हो गया 4 × 2, तो 4 × 2 तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अगर मैंने लास्ट में जो 5 10 वाला दिया था तो 10 × 2 वो 20 हो गया, वो प्रॉपर्टी लगे। और 2 सेमी सर्कल बने। हाँ सर 2 सेमी सर्कल यानी कि पूरा एक सर्कल यानी कि पाई × 1 स्क्वायर यानी कि 8 प्लस पाई मीटर स्क्वायर। और अगर आपने 10 ली थी लेंथ, अगर 10 ली थी तो 10 × 2 कितना 20 प्लस पाई, और अगर 1 ली थी तो 1 × 2 प्लस पाई, तो भी आंसर होते लगेगा। जो मैं बोले सकता। अरे हाँ बोलो शेप समझना अच्छे से। क्या कहा अपने हर ट्यूबलाइट के एक पॉइंट को एक बल्ब मान लिया। अरे क्या मान लिया, एक बल्ब। अगर बल्ब मान लिया तो बल्ब की वजह से ऊपर क्या बनेगा सर्कल, सर्कल 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 होकर सब कुछ सर्कल सर्कल होकर भैया बहुत बढ़िया चीज बन गई। क्या बनी, रेक्टेंगल फॉलोड बाय 2 सेमी सर्कल्स। अरे हाँ सर वो दिखाई क्या, देखो इसका 3D डायग्राम, इसका 3D डायग्राम फील के लिए। अरे हाँ सर ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है, आपको फील कराने के लिए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर सही लग रहा है सर। फिर आइए सर अच्छा सवाल है जोरदार, किसी को सवाल बना के बताऊं। देखो भाई अब दिमाग लगाना, खुद सोचो क्या होगा। मान लो ये ट्यूबलाइट, मान लो कि ट्यूबलाइट सीधी नहीं है। सोचो अगर ये ट्यूबलाइट इस शेप की है, रिंग शेप की ट्यूबलाइट ऐसे रखी है, ऐसी ये ऐसे समझो। अगर पहले सोचा रिंग शेप की ट्यूबलाइट रखी है नीचे ऐसे, तो ऊपर क्या शेप नजर आएगी, पैच की। जैसे अगर स्ट्रेट अपनी ट्यूबलाइट है ऐसा नजर आया, बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूं अच्छा कर लो। अगर आप सोचो अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आया तो बता पाओगे तुम लोग। बोलो अरे बोलो लाल में पीले में नीले, बोलो हाँ। अरे कर सकते हो, बताओ रिंग अगर ऐसी है तो, रिंग अगर ऐसी है तो बताओ ऊपर क्या दिखाई देगा। रिंग शेप की ट्यूबलाइट है, किस शेप की, रिंग शेप की। यह सवाल समझ आ गया, लास्ट में दिया। हाँ सर सवाल जोरदार, आंसर आ गया 8 + 5 समझ आ गया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब देखो अगर रिंग शेप की तो क्या होगा, सोचो बुद्धि सोचो, सोचो पहले फिर बनता हुआ दिखाऊंगा, बढ़िया से एनिमेशन बनवाए। बोलो अरे बोलो अरे हाँ हाँ लॉजिक वही। टॉप व्यू में सोचो पॉइंट मान के, टॉप व्यू से देखो यार ऐसे, तो इसकी रिंग को अंदर है और उस रिंग के हर एक पॉइंट को अगर मान लो तो हर एक ऊपर सर्कल बनाएगा। तो जैसे लॉजिक बताया वैसे करो। अरे करो मेरे लाल मेरे पीले करके बताओ। हाँ हाँ देखो ध्यान से कैसा बनेगा, राइट बाय टू रिंग टाइप लाइट सोर्स। ये इसका 2D 3D देखो भाई टॉप व्यू, ये देखो पॉइंट सोर्स में मान लिया। अब हर एक पॉइंट सोर्स पर क्या बनाएगा सर्कल, पैच, सर्कल 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 सर्कल। ये तो दूर बनाएगा भैया पास पास। ओ हो समझ आया क्या, अरे समझ आया क्या। ये टॉप व्यू है, ये 3D व्यू है। अच्छा ध्यान देना इसमें, ध्यान समझना। ये जो रिंग है इस रिंग के सर्कल 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 बने, ठीक। एक बात नोट करना इसमें, ये जो अंदर वाला सर्कल बना ना डार्क, ये हो सकता है ना बने। कैसे, सोचो आपकी जो रिंग है वो जो सर्कल बन रहे हैं उस सर्कल अगर काफी बड़े बने तो। अरे हाँ सर तो अंदर वाले सर्कल सर्कल ओवरलैप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है डेटा पे। सोच अभी जो अगर अपना एक्जिस्टिंग डेटा ले ले तो रेडियस ऊपर आया था 1। अरे हाँ सोच जो रिंग का, जिस रिंग की ट्यूबलाइट है उसका रेडियस ही अगर 1 से कम हो गया तो ओवरलैप कर जाएगा। मतलब वो रिंग का रेडियस मान लिया आधा मीटर ही। अरे हाँ तो ओवरलैप करेंगे तो सिर्फ एक ही पैच जाएगा ऐसे सर्कल कंप्लीट। तो ये अंदर वाला डार्क नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये डेटा पे डिपेंड करता है। उतारने की जरूरत नहीं, फील कराइए आपको। अरे हाँ अंदर वाला डार्क होगा कि नहीं डिपेंड्स ऑन डेटा। और बैठ में लिख लो सोचो। अब तुम जब भी नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा सबने क्या सोचवाया था। और हाँ सर तो ये भी बन सकता है और ये कंप्लीट पैच भी बन सकता है। ऐसा डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या दिया गया है। अगर रेडियस ऑफ रिंग जो ट्यूबलाइट का है वो अगर ऊपर रेडियस बनता है उससे छोटा हो गया तो फिर अंदर वाला डार्क सर्कल बनना संभव नहीं है। तो फिर अंदर वाला डार्क सर्कल बनना संभव नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। बिल्कुल क्लियर है सर, बात समझ आ रही सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर, देखो भाई
बात समझ आई सर? पक्का सर, क्रिस्टल क्लियर सर? हो गया सर। तो भैया सर ट्यूबलाइट रख दी जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं है। हो अब ध्यान से समझ। अलग टाइप की बात क्या वो सवाल होगा वाले ये वाले। हाँ सुन, अच्छा ध्यान देख। मान लो कि पैरेलल स्लैब्स हैं पर पैरेलल अलग मीडियम n n1 n2 n3 n4 ऐसे बहुत सारे। अगर बहुत सारे हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत बार होगा। मान लो पहली बार हुआ, मान लो कि n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है मतलब टक 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 जैसे भी आपने लिख लिया। आप समझे? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे मान लो कि आपका n बढ़ रहा है, बड़े करंट छोड़ो, इसको रहने दो। तो समझो i और r1। क्या पहली क्वेश्चन जो आप लिखोगे फर्स्ट जगह पर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की, तो क्या लिखोगे? n * sin i इक्वल टू n1 * sin r1। हाँ सर। फिर मान लो ऐसे गई या मान लो ऐसे गई, कैसे भी गई, ठीक। अभी इंग्लिश में ध्यान मत दो, इसे बात समझो। ये R2 है। क्या सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान से देखो तो क्या ये R2 ये R1? हाँ सर बिल्कुल सही बात सर। क्या अगर आप देखो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या I हो गया R1 और क्या R हो गया R2? हाँ सर। तो सोचो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए पहले कुछ आप बिल्कुल सही। तो क्या लिख सकते हैं n1 sin r1 इक्वल टू n2 sin r2? बिल्कुल सही सर। ऐसे थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए देखो क्या I हो गया R2 और क्या ये हो गया R3? अरे हाँ सर बिल्कुल सही। तो क्या थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए n2 sin r2 इक्वल टू क्या n3 sin r3? बिल्कुल सही। फोर्थ के लिए ध्यान से देखो, फोर्थ रिफ्लेक्शन के लिए क्या R3 हो गया I? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो n3 sin r3 इक्वल टू n4 sin r4। अरे यस और नो, ये r4। मैं तो कह रहा हूं फाइनली अपन बाहर आए। मान लीजिए फाइनल जो अपना था वो n फाइनल था और ये था r फाइनल। तो क्या अपन फिफ्थ के लिए अगर अपन बात करें तो फिफ्थ रिफ्लेक्शन के लिए n4 sin r4 इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल। अब आपसे पूछे कि अगर इतनी सारी लेयर्स हैं बीच में, इनिशियल एंगल i था, रिफरेंस n था, फाइनली जो n था वो n फाइनल था और sin r फाइनल था, बताओ r फाइनल क्या होगा? तो आप सोचो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाओगे और r फाइनल निकाल लो। अब 5 क्वेश्चन के बाद पता पड़ा यार इतना काम करने की कहां जरूरत थी। देखो जब n1 sin r1 क्या n2 sin r2 के बराबर है, n sin i n2 sin r2 के बराबर है, अरे n2 sin r2 n3 sin r3 के बराबर है, अरे n3 sin r3 n4 sin r4 के बराबर है, अरे n4 sin r4 तो n sin r4 के बराबर है। ओ हो तो कैसे अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या n sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल? मतलब बीच वाले स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि बीच वाले स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कब होता है? जब लेयर पे पैरेलल हो तो बीच में रखते जाएंगे इक्वेशंस। डायरेक्ट लिखो n इनिशियल sin i इनिशियल, ऐसा रख सकते हो n इनिशियल अगर पैरेलल हो, अगर रिफ्लेक्शन पैरेलल सरफेसेस में हो तो बीच वालों की जरूरत नहीं है। और लिखेंगे n इनिशियल sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल। क्या ये कहानी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये बात अपने को याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ सर, n इनिशियल sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलें बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखिए ना क्या, अरे सोच लो। तो n इनिशियल sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल, क्रिस्टल क्लियर। ये कहानी सर हमको समझ आ गई, अच्छी भी लगी सर। ओ ठीक है सर, बढ़िया लगा है सर, मजा आया सर। इसको उतार लो कि जब भी पैरेलल स्लैब्स होंगी, एक कॉन्सेप्ट है, एक इससे सवाल बनते हैं डायरेक्ट, कैसे भी आएगा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो भाई, अरे देखो भाई, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, आ जाओ सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो n इनिशियल sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल, ये क्रिस्टल क्लियर है, बात समझ आ गई, बढ़िया लगा, सुंदर लगा, मजा आया। देखो ये तो हो गया, ठीक है, मैं समझ आ गया। ओहो चलो आओ देखो अब क्या करें। एक सवाल आपके सामने, इफ रे ऑफ लाइट गोस टू मल्टीपल मीडिया शोन फाइंड द नेट एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने बोला भैया नेट डेविएशन क्या हुआ? अरे डेविएशन तो इनिशियल और फाइनल पे निकाल लो, बात अपने आप बन जाएगी। और हां कैसे, ध्यान समझ लो, इधर देखो ठीक। अगर कोई आपसे इसमें डेविएशन पूछ ले तो उसमें क्या है, क्या वर्टिकल से इनिशियल एंगल आई था, क्या वर्टिकल से फाइनल एंगल? ध्यान देखो ऐसे चिक 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 चिक, तो ये ऐसे जंपिंग ये एंगल आई था ना, तो क्या डेविएशन अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो r फाइनल माइनस i। अरे हाँ सर, मॉड ऑफ r फाइनल माइनस i डेविएशन बीच से क्या लिख देना। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, सही लगा है सर। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये है करके बताओ, अगली बात करके बताओ। हाँ सर देखो सवाल आपके सामने करके करना समझ चलेगी, कर सकते हो तुम लोग, तुम लोग काबिलियत और इंसानियत तुम में है। बोलो भाई, अरे हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, सही तो कर रहा हूँ ना? बताओ भाई, कर सकते हो तुम लोग, काबिलियत और इंसानियत तुम में है, बताओ। ओके सर, n फाइनल एंड इनिशियल ध्यान से देखो तो 2√2 sin 45 1/√2 इक्वल टू 2 इंटू साइन r फाइनल, √2 r फाइनल के लिए 90 लरे निकली ऐसे। अरे हाँ सर, तो डिवीजन आया 45। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे सोच लो, क्या फाइनल 90 आया? हाँ तो डिवीजन 45 आया। हाँ ये गलत है, गलत है, ध्यान दो। क्या गलती करी बताओ सर, आपने सिखाया वैसे ही तो करा। मैंने जो सिखाया उसमें मैंने एक बात नहीं बताई थी, उस वजह से ये गलत है। बताओ क्या गलती है, बताओ क्या गलती है, जो सिखाया उस हिसाब से तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ सर यही आना चाहिए सर, तो इसमें गलती क्या है? इतना आसान सवाल पूछो तो डायरेक्ट ये जाएगा ना, वो मैं गलती करना चाहता हूँ इसलिए सवाल कराया। बोलो कि जो मैंने पीछे सिखाया उसमें क्या गलती हो सकती है, उसमें सवाल कराया। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, ध्यान दो। इन दोनों इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल क्या है? रे जा रही है डेंसर से रेयर, क्रिटिकल एंगल क्या है? छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला 2√2, तो सी की वैल्यू आई 30। ये तो यहाँ पे 45 पे गिर रहा है, रे यहीं रह जाएगी, टी आई आर हो गया, रे गई नहीं है। अरे हाँ सर, तो पता है डेविएशन कितना है?
90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पाई माइनस 2 इंटू 45। अरे हाँ सर, पहली सर्विस में टीआई वगैरह गई नहीं ऊपर, तो जो तुमने गलत हो गया। अरे हाँ, मतलब जो मैंने पीछे पढ़ा था वो तब वैलिड है जब बीच में कहीं भी टीआईआर ना हो। तो जो बीच की लेयर्स थी उनकी इंपॉर्टेंस थी, ऐसी बात नहीं है। वो तो इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि कहीं पे टीआईआर नहीं हुआ, क्योंकि अगर टीआईआर नहीं हुआ तो वो सही है जो आपने पहले पढ़ा है। टीआईआर का ध्यान देना पड़ेगा। ये एन इनिशियल एन आई साइन आई इक्वल टू एन फाइनल साइन आर फाइनल इज वैलिड व्हेन देयर इज नो टीआईआर इन बिटवीन। ओके सर, तो इस सवाल का आंसर इसको ये यहाँ लिखा, इसकी एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेते हैं ना, ताकि अपने को समझ में आ जाए। तो अपने लिखा एन इनिशियल साइन आई इक्वल टू एन फाइनल साइन आर फाइनल, अपने लिखा एन इनिशियल लिखा 2√2 1/√2 इक्वल टू 2 साइन आर फाइनल इक्वल टू 90। ठीक, अब यहाँ लिखो ये तब वैलिड है जब बीच में, बीच पर नहीं, बीच में वो समझ वाला बीच नहीं, बीच में कहीं भी टीआईआर ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीज सिखाने के लिए मैंने सवाल कराया। बाकी तो अगर बिल्कुल आसान सवाल कहीं टीआईआर नहीं हुआ तो डायरेक्ट लगा सकते हैं एन इनिशियल साइन आई इक्वल टू एन फाइनल साइन आर फाइनल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? अरे बोल दो, मेरे लाल में पीले में नीले, अरे बोलो मेरे रेनबो। हाँ, अरे बोलो भाई, अरे हाँ, अरे हाँ भाई बोलो भाई। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर। बात समझ आई सर आपकी? अच्छा लगा सर? बढ़िया लगा सर? शानदार सर, ये हो गया भाई। ओह, वेल ओनली व्हेन देयर इज नो टीआईआर ऑफ लाइट, जो मैंने सिखाया। डिवीजन का आंसर 45 नहीं था, क्या आंसर था? 90 डिग्री, क्योंकि आप उसमें गलती कर गए थे। क्या कहानी समझ आई? तो पहले होता है तो फॉर्मूला लग सकता है, बीच में ध्यान देना कि टीआईआर ना हो। सवाल आ जाए तो ध्यान देना, आपको उलझा सकता है। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो। क्लियर? अरे समझ लो। हाँ सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया सर। ओके, अब देखो इसमें ये कहानी यहाँ क्यों पढ़ाई, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी अच्छी चीज पढ़ानी है जो मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, है ना। उसे कहते हैं वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। थोड़ी टफ है, एग्री कर रहा हूं, है ना, पर पढ़नी चाहिए फील के लिए। मान लो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, मान लो आपका इंडेक्स वेरिएबल है। ठीक, मैं आपको सवाल करता हूं, अच्छा सवाल से आपको समझा दूंगा। तो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो सवाल के थ्रू पढ़ेंगे, तो उसे अपन कहते हैं वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, उसे अपन कहते हैं वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। चलो भाई, तो वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन पढ़ना वाले हैं। आगे बात करते हैं वेरिएबल इंडेक्स क्या होता है। चलो भाई, वेरिएबल इंडेक्स नाम ही बता रहा है कि वेरिएबल इंडेक्स, जैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं तब की बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब एक सवाल की तुम बात बताता हूँ, इसकी बेसिक जो इसका फंडा है, जो कांसेप्ट है, वो है बेसिकली वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ओके। वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सवाल है। सवाल क्या है समझे? एक रे गिरी, यहाँ का मीडियम 1 मान लो, इधर की तरफ गिरी, इधर वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जिसका n ऐसे वेरी कर रहा है, किसके साथ? y के साथ। और a की वैल्यू मैंने बाद में 1 दे रखी, तो उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए n की एक्सप्रेशन ये है, y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ। मैं बताऊंगा सवाल, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अब ध्यान सुनो, सवाल ये है कि अगर रेट ऐसे गिरी, क्या समझ, ये ऐसे, इसे बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब आप जानते हो, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब कि थीटा नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली 90। अब समझो पहले, अगर तुम ध्यान से देखो तो y जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऊपर y जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे जाने पर n बढ़ रहा है। ऐसा क्यों इन्होंने करा, ध्यान समझो। अगर n बढ़ रहा है तो आप हमेशा, n बढ़ रहा है तो आप हमेशा रेयर से डेंसर जा रहे हो, तो टीआईआर का लफड़ा नहीं है। अरे हाँ, अगर n ऊपर बढ़ रहा है तो टीआईआर का लफड़ा नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो, टीआईआर का लफड़ा तो नहीं है सर, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम गारंटी, पक्का? यस सर। चलो भाई, तो टीआईआर का लफड़ा नहीं है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, शानदार बात, सब ठीक है। अब अगर टीआईआर का लफड़ा नहीं है तो ठीक, उसने बोला कि ये जो आप, अगर आप बहुत फील करो, उसने क्या बोला, शो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, जो रे है ना, क्योंकि n वेरी कर रहा है, तो जो रे है वो सीधी नहीं गई, आई तो ऐसे अंदर घुसी, हर बार देखो तो नॉर्मल होती है। क्यों? ध्यान वापस भी ले लो यार, ऐसे यहाँ पे कोई भी y पे जाके dy की ले लो, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसको अगर आप स्ट्रेट लाइन मान लें तो आप देखो जैसे ही ऊपर जाएगा फिर एंगल कम हो जाएगा r। क्यों कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि n बढ़ रहा है, क्योंकि n बढ़ रहा है। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, n बढ़ रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखो, कैसे ये समझ में आ रही कहानी। फिर से सवाल को समझे, अपन एक n लिया जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल इंडेक्स समझने का प्रयास करो, बट सवाल मैं बता रहा हूं, समझो अच्छे से इसकी। तो अगर n जो है उसका एक्सप्रेशन मान लो ऐसा देगा कि y के साथ बढ़ता है, वो y के साथ बढ़ता है, तो y के साथ बढ़ रहा है, हमने एक 1 से ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री पर अंदर जाएगी तो n बढ़ता जा रहा है, तो शेप की चेंज हो जाएगी। तो शेप की इक्वेशन पूछिए आपसे, सब वेरी गुड प्रॉब्लम। अच्छा, शेप की इक्वेशन मतलब, शेप की इक्वेशन क्या, जो शेप है उसकी इक्वेशन पूछिए, इक्वेशन प्रोजेक्टिव। अच्छा, क्यों ना हम जो हमने पीछे सीखा भी पैरेलल लेयर्स, हम इस पूरे खेल को अनंत लेयर्स में तोड़ दें, अनंत लेयर्स में तोड़ दें और उस लेयर को एनालिसिस करें जो y पे जाके dy की हमने एक स्टेप ली। इस y पे जाके dy की स्टेप का n क्या अपन y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब सोचो, इस लेयर से लेकर इस जगह तक, इस लेयर से लेकर इस जगह तक क्या सारी लेयर्स पैरेलल होंगी? हाँ, और टीआईआर का कोई लफड़ा नहीं है। अरे हाँ, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ क्या, n इनिशियल sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल। इस इनिशियल से लेकर बीच में अनंत लेयर आई होंगी, तो हमें इस फाइनल वाली लेयर से मतलब है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बहुत बढ़िया। n इनिशियल sin i इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। तब n इनिशियल कितना 1, sin i कितना sin 90। अच्छा देखो इस वाली जगह को जूम करो थोड़ा, देखो देखो ऐसे बहुत छोटा है तो इस लाइन को स्ट्रेट मान सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। मान लो कि ये एंगल यहाँ से थीटा ले लिया गया, तो क्या आर को n फाइनल इस जगह का कितना है, देखो इस जगह का n है y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ इंटू साइन r की वैल्यू में थीटा मांगी। अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ऐसा क्यों करा ध्यान समझना। अगर इस जगह टेंजेंट डालो तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा और यही स्लोप है 10 90 माइनस थीटा स्लोप। अरे हाँ, एंड दैट इज इक्वल टू dy by dx। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, 1 sin 90 परफेक्ट,
बिल्कुल सही। अरे हाँ, थीटा थीटा अपने आप मान लिया, अगर थीटा अपने आप मान लिया तो साइन तो 90 माइनस थीटा, टेंजेंट डाल दो उस जगह पर ऐसे, तो 90 माइनस थीटा स्लोप बन गया, तो 10 90 माइनस थीटा स्लोप यानी cot थीटा स्लोप। ओहो, तो देखो यहाँ से देखो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, ये 1 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ। अच्छा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हुई? अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cot थीटा क्या होता है b अपॉन b। अरे हाँ, अरे हाँ, तो cot थीटा की वैल्यू की गई, cot थीटा की वैल्यू लिखिए ध्यान से देखना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू थीटा इक्वल टू cot थीटा। बिल्कुल सही सर। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आई? cot थीटा की वैल्यू b अपॉन b, b यानी अंडर रूट x स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1। ये हाफ हाफ मर गया तो अंडर रूट ऑफ y की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1 और हाँ अपॉन 1। ओहो, अच्छा आया y की पावर 3/4। ओ माय गॉड, cot थीटा y की पावर 3/4 बहुत आसान आ गया, इसी वजह से करना दिया था ताकि आंसर आसान आ सके। इसी तो खतरनाक लगता है पर है नहीं, दिखने में डर लग रहा है पर एक प्रोसीजर समझ में आपको आना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। ओहो, अब देखो यानी cot थीटा स्लोप बिल्कुल सही, और स्लोप इज dy बाई dx, मतलब dy बाई dx इक्वल टू y की पावर 3/4 यानी कि dy अगर अपन इधर ले आए तो y की पावर माइनस 3/4 dy इक्वल टू dx। दोनों तरफ लिमिट लगा लो, इंटीग्रेट कर लो, x को वेरी कराओ 0 से x, y को कराओ 0 से y। बिल्कुल सही, 0 0 से स्टार्ट हुए थे, 0 से x 0 से y, और y एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन होती है। अरे हां सर, y की पावर माइनस 3/4 का इंटीग्रेशन, माइनस 3/4 प्लस 1, माइनस 3/4 प्लस 1 इज y की पावर 1/4 अपॉन 1/4। ऐसे वाला इंवर्स होता है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, y की पावर 1/4, तो 4 1/4 इक्वल टू x। अरे हाँ सर, 4y की पावर 1/4 इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अरे हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, तब है एग्री। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी है, किसी कहानी है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परफेक्टली सेटल्ड, बिना किसी टेंशन के सेटल्ड, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, मजा आया सर। चलो भाई, अरे पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर, पक्का। ठीक आंसर आएगा अपना। और यहाँ x इक्वल टू 4y की पावर 1/4, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। समझ आया सर? हाँ सर, अच्छा लगा सर, बिल्कुल क्लियर। अरे पक्का, हाँ सर, वेरिएबल इंडेक्स क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गई सर कहानी। आगे बढ़ जाऊँ? हाँ, इसलिए समझा कि मैंने पहले सर्च किया ताकि मैं और अच्छी चीज भी पढ़ा सकूं। तो वेरिएबल इंडेक्स भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, n के बारे में क्रिटिकल एंगल, टी आई आर, उसका ग्राफ, ये वो, और एक कुछ अच्छी चीजें ध्यान से देखो, अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। अभी कोई बढ़िया चीज आने वाली है, क्या है समझते हो? मिराज, मृग मरीचिका, मिराज फॉर्मेशन। कभी आप बिल्कुल गर्म रास्ते में तो बहुत दिखाई देता है, ध्यान समझना। अगर आप ध्यान देखो तो अगर आप गर्मी में गए हो बहुत और अपने हाईवे पे चल रहे हो तो हाईवे दूर ना पानी पानी जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पानी पानी जैसा दिखाई देता है। पास जाते हो पानी गायब हो जाता है। कभी दिखाओ, तुमने देखा इस इफेक्ट को, और रेगिस्तान में गए तो देखा ही होगा। अगर तुम ध्यान से समझो, तुम जैसे सड़क पे जा रहे हो, हाईवे बहुत गर्मी, 45 डिग्री टेंपरेचर मान लो, तो दूर है ना तुम्हें पानी रोड पे ऐसा दिखाई देता है, पानी पानी से। पास जाते तो नहीं होता, वो है मिराज। तो कैसे होता है पहले समझो। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा समझो कि अगर आपकी ये सड़क है, ऐसे समझो सड़क है, तो क्या होता है कि ये मान लो रोड है, ऐसा समझो आप, ठीक। अभी जो आपकी रोड है, इस रोड पे बहुत गर्म रहती है, तो रोड के पास वाली जो सरफेस के पास वाली एयर की लेयर है, फिर से सुनना, जो सड़क के पास वाली एयर की लेयर है वो बहुत गर्म हो जाती है। अब क्योंकि वो गर्म हो जाती है तो भाई साहब ऐसा ये हॉट, फिर ऐसे धीरे धीरे लेयर कोल्ड होती जाती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा कोई बॉडी टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी। हॉट होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो एन कम हो जाता है। ओ, यानी कि अगर मैं एयर को कौन सी एयर को ग्राउंड यानी रोड से लेकर ऊपर तक जैसे 10-20 फीट तक ऐसा समझो, तो उतने में काम होता है। 10-20 फीट तक मैं जैसे तो जो लेयर सबसे पास है, किसके पास है? रोड के पास, वो बहुत गर्म रहती है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करती है, फिर रेडिएट करती है। अच्छा, तो वो लेयर बहुत गर्म रहती है। क्योंकि वो लेयर बहुत गर्म रहती है, क्योंकि वो लेयर बहुत गर्म रहती है, इसलिए उसका डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो एन कम हो जाता है। आप लेयर 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 मानो तो एन ऊपर जाने पे बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये हॉट, फिर थोड़ा कम हॉट, फिर कम हॉट, फिर कम हॉट, टेम्परेचर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर एन इंक्रीजेस। ऐसा आप समझो। सबसे गर्म कौन? सबसे नीचे वाली लेयर, क्योंकि बिल्कुल सरफेस के पास गर्म हो गई एकदम, बिल्कुल। क्यों हो गई? क्योंकि सनी उसने एब्जॉर्ब भी करी, एब्जॉर्ब वो तो हीट आई रही है, बिल्कुल पास में हीट भी कर रही है, तो सबसे गर्म हो गई लेयर। तो लेयर 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 ऊपर जाने पर टेम्परेचर थोड़ा घटता है, ऐसा समझो। और हां, सड़क पे देखा 50 डिग्री बहुत गर्म लगे। अरे हां सर, तो वो हो रहा है वहां पे। अच्छा, ये होने से हुआ क्या, आप इस बात को समझो। अब होता क्या, जैसे मान लो कि आपकी सड़क पर दूर कहीं पेड़ है, जैसे कि दिखा रखा है आपको एनिमेशन, अरे सुनो। अब अपने क्या हो रहा है वहां पे, समझो कि एक तरीके से पेड़ की आप सीधी आंख पे आ जाए, हां तो आपको पेड़ दिखाई देगा, बिल्कुल सही। जो पेड़, मान ली पेड़ की पत्ती का ये हिस्सा है, ये सीधी आंख पे पेड़ दिखा, हां। पर कभी-कभी क्या होता है, समझिए ध्यान से, मान ली पेड़ काफी दूर है। अब ये जो लेयर का आपको नजर आ रहा है, देखना समझना बच्चे, देखो ये ऐसे ऐसे क्यों है, इसको समझने का प्रयास करो। अगर आप ये लेयर्स में तोड़ दो, इसको लेयर में तोड़ दिया अपन, ठीक, तो रे ऐसे आकर ऐसे टीआईआर शो करके अपनी आंखों पे गिरती है, और ये जो सरफेस है ये मिरर की तरह करने लगती है। थोड़ा इसको समझने, आगे चल के इसको जूम में देखो, ऐसे ऐसे समझना, ऐसे लेयर आ रही है, ऐसा देखो, ये कहां से आ रही है? ये पेड़ से आ रही है, समझो, ये पेड़ से आ रही है, समझो, तो फील करो, ठीक, ये ठीक, ऐसे लेयर से आ रही है, ठीक है, ऐसे। अब तुमने यहां से ले चली, अब आप देखो तो नीचे से ऊपर एन बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे एन घट रहा है, तो आप हमेशा टेंसर से लेयर जा रहे हो, ऐसे तो एंगल बढ़ रहा है। हाँ, अरे हाँ, क्या एक जगह ऐसा नहीं हो सकता कि टीआईआर हो जाए? अरे हाँ, जैसे ही टीआईआर होगा फिर स्टार्ट सकते हैं जब, अच्छा उन्हीं इसलिए होगा जब आप दूर हो, आप पास चले जाओगे तो एंगल ज्यादा होगा ही नहीं। हाँ सर, तो सोचो जिस जगह टीआईआर हो गया उस जगह सरफेस आपके लिए मिरर बन गई। अरे हाँ, अब फिर ऐसे आने लगी, तो आपकी आंख पे गिर गई। मान लो आप यहाँ कहीं थे, ये आपकी आंख पे गिर गई, तो आपको पत्ती तो यहाँ कहीं नजर आई ना नीचे। अरे आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई। हाँ सर, नजर तो आई सर, आप सही बोल रहे हो। हाँ
हाँ, तो पत्ती आपको नीचे नजर आई, यानी आपको पूरा का पूरा पेड़ नीचे नजर आया अगर आप दूर हो तो। ये जो आपको मिरर जैसी चीज दिखाई देती है पानी पानी टाइप को, यही है क्योंकि मिरर टाइप दिखने लगता है आपको। और अगर उसके उधर पेड़ हो तो आपको इमेज नजर आने लग जाएगी उसकी। इस इमेज को मृगमरीचिका जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, इसी को मिराज कहते हैं इंग्लिश में, और ये ऐसे काम करता है। क्या कहानी समझ आई है? हाँ सर, अब कहानी तुम खुद लिखोगे। कहानी हम खुद लिखेंगे। कैसे, मैं आपको फिर समझाता हूँ कि जब गर्मी पड़ती है तो सरफेस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है तो डेंसिटी बढ़ती है, तो एन भी बढ़ता है। मतलब एन सबसे कम कहाँ का होता है? नीचे का। तो जो रेत मान लीजिए पत्ते से ऊपर आ रही है तो पहले ट्रेवल करती है, डेंसर से लेयर तो एंगल बढ़ता जाता है। एक लेयर ऐसी आती है जहां पर क्या हो जाता है, टीआईआर। डायग्राम और कहानी आपको दोनों खुद को लिखिए। कहानी अभी लिखी, अभी डायग्राम बना लो और लिख लो, कहानी खुद लिखेंगे और 5-7 लाइन छोड़ दो, लेक्चर खत्म होने के बाद खुद लिखोगे याद रखकर। अगर फंडा समझ आया तो लिखोगे क्या? अरे बोलो लिखोगे क्या? हाँ सर लिख लेंगे। बोलो भैया हाँ, ऐसे टीआईआर होता है। टीआईआर को आप जूम करके मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि डायग्राम एक ही जगह क्लियर हो जाए। जूम से टिक 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 टिक, तो ऐसे टिंग 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 टिंग, यहाँ पे क्या हो गया? टीआईआर। फिर ऐसे चाहिए। बोलो कहानी समझ आई क्या? तो जब गर्मी पड़ती है, जब क्या पड़ती है? गर्मी, ओ हो, तो ये हमें प्रैक्टिकली नजर आता है और इसे हम क्या कहते हैं? मिराज। टीआईआर का आप कह सकते हो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि टीआईआर क्या कर सकता है, वो ये रहा मिराज। और सोचो अगर आप इस पेड़ के बहुत पास आ गए तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर बन नहीं पाएगा, टीआईआर करा पाए, इसलिए दूर ही हो पाता है। इसलिए हमें हाईवे पर दूर ही वो पानी टाइप की चीज नजर आती है। ऐसे बोलते हैं रेगिस्तान में पानी नजर आ गया पर पास जाके देखो पानी नहीं होता, वो मिराज ही है। हाँ, इसलिए पानी गया, जाके माथा जाके पानी मिलाई नहीं। ऐसा कई फिल्मों में देखा होगा आप, है कि नहीं? तो यही है कि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि अपने दूर पानी नजर आता है, वो अपनी आंखों का भ्रम है। बेसिकली वो फिजिक्स है जो हम अब सीख रहे हैं। अरे यस और नो? अरे बोलो भाई, क्या कहानी समझ आई है? क्या कहानी को लिखोगे? वैसे तो जनरली यही पढ़ाया जाता है, इसका एक उल्टा फिनोमेना भी होता है। हो सकता है अपन लोगों ने वो ज्यादा नहीं देखा हो, जो पोल्स पे रहते हैं उनके आसपास जहां बहुत ठंड होती है, जो ट्रैवल करते हैं बिल्कुल समुद्र में, बिल्कुल ठंडे वाले समुद्र में, एकदम कोल्ड पोल्स के आसपास जो बहुत ठंड है, उनको इफेक्ट नजर आता है। उसे कहते हैं लूमिंग। उसका जस्ट उल्टा है। लूमिंग इसका जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा मतलब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी, ये विलास मैंने ऑब्जर्व करा हुआ है, पर जो पोल्स के बाद शिप जाते हैं उनको दिखाई देता है ऐसा, जैसा मैं कह रहा हूं, है ना? उसे डरना नहीं है। तो शायद एक बार पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में दिखाया हुआ है, शायद मेरे को याद है फिल्म में वो इफेक्ट। बहुत ठंड होती है हाँ, तो इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि जो समुद्र से सतह चिपकी हुई है, जो लेयर ऑफ एयर क्लोजर टू समुद्र है यानी कि सी है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा ठंडा होता है। तो सबसे ज्यादा ठंडी होती है, धीरे 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 ऊपर जाओगे तो उल्टा होता है। उसमें टेम्परेचर ऊपर जाने पे, जैसे इसमें अपन देख गए ऊपर टेम्परेचर घटा, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे ठंडा कौन सा? जो समुद्र के पास। ओ हो, तो बिल्कुल उल्टी कहानी होती है। जो जैसे इसमें ऊपर जाने पर एन बढ़ रहा है, उसमें क्या होगा? जैसे ऊपर जाओगे तो उसमें टेम्परेचर क्या था? घटा था। उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगा तो एन घटेगा। और यानी उसको उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर घटा तो डेंसिटी बढ़ी। हाँ, ऐसे वहां पे टेम्परेचर, अपन को उल्टा लिखा गया नहीं, सब सही तो लिखा है। हाँ, एन इज इंक्रीजिंग, तो ऊपर जाने तो एन घट रहा है ना। हाँ, और ऊपर से नीचे आने पे एन बढ़ रहा है, घट रहा है, बिल्कुल सही सही चल रहा है। अब उल्टा सोचो, बिल्कुल लूमिंग जिसे कहते हैं। आगे सुनो ध्यान से, ये हो गया समझ आइए। इसका उल्टा क्या होगा? लूमिंग। ये रहा, अब इसमें उल्टा समझो ध्यान से। लूमिंग फॉर्मेशन, एन घटता है क्यों? क्योंकि ये जो लेयर होती है ना, यहाँ का एन, यहाँ का टेम्परेचर सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे कम टेम्परेचर है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो एन घटेगा। अरे हाँ सर, अब इसमें उल्टा होता है डायरेक्ट। मान लीजिए अपना ऑब्जर्वर ये है, अपना ऑब्जर्वर ये है, ठंड है एकदम शानदार कोल्ड वाली जगह, तो एक तो सीधी जाएगी तो हमें दिखाई दे रहा है। मान लो कोई लिया, ध्यान से समझना, ऐसे ये ऐसे गई, ठीक है ना? क्या हुआ है? ओ देखो ध्यान से, ये मैंने थोड़ा गलत बनाया एनिमेशन में, ध्यान समझो। ये पूरा का पूरा उल्टा दिखेगा शिप, ऐसे मतलब ऐसे नहीं दिखेगा, उल्टा देखो, उल्टा दिखेगा ना, मिरर बन गया नहीं? अरे हाँ, उल्टा दिखेगा, बिल्कुल सही, उल्टा दिखेगा। अगर मैं शिप को ऐसे बनाता हूँ, देखो ऐसे, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं शिप को ऐसे बना लूँ, ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। बात समझ आ रही है क्या? ऐसा क्यों? फिर से जूम वाली कहानी। चिक चिक चिक। अब जैसे ऊपर एन जा रही है, डिक्रीज हुआ है, फिर से ऊपर वाली रेज हुआ है, उनको देखो ऐसे जा सकते हैं। तो क्या किसी जगह पे टीआईआर हो सकता है? और हाँ सर, तो ऐसे और यहाँ अपनी आंखों पे गिरती है, तो आपको उल्टा लटका हुआ नजर आता है। कौन? शिप। ऐसा ऐसा होता है वाकई में, ठंडे प्रदेश होते हैं। हो सकता है फिजिक्स करिए, अरे विलास को दिखाइए ना कि हमारी जगह पे। हाँ सर, तो जहाँ पोल के आसपास अगर कोई गया हो, कोई तीर मत यूज है तो उसको दिख सकता है ऐसा दूर। शिप आया पता लगा हवा में उल्टा आ रहा है, तो लगता है भूत तो नहीं आ गया, पता नहीं क्या हो गया, दुनिया दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए। क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा उसके पास वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि भैया समुद्र में वैसे कुछ दिखता है आसपास, तो लगता है पानी कहाँ चलेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं लूमिंग। क्या कहते हैं? लूमिंग। तो इसकी कहानी भी आप खुद लिखोगे, छोटी कहानी खुद लिखोगे, पहले से छोटी लिखना, छोटी कहानी खुद लिखोगे, लिखोगे। मेरा काम था आपको जो बेसिकली फिनोमेना है वो समझाना, और कहानी लिखने का काम आपका है। तो छोटी कहानी खुद लिखोगे, छोटी कहानी खुद लिखोगे। क्या बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। बात तो समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, जोरदार लग रहा है, क्या क्लियर है? अरे बता, टी सबसे लोएस्ट, ये सर्दी वाली जगह का फिनोमेना है। गर्मी वाली जगह का फिनोमेना मिराज है। ये सब टीआईआर की एप्लीकेशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देती हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हो गया सर, हमें समझ आ गया, ये हो गया। ऐसे ही आपने देखा होगा डायमंड बहुत महंगा आता है। हाँ सर, अरे डायमंड की बोलते हैं कार्बन बिल्कुल जब बहुत टाइट हो जाता है, वर्षों तक धरती के अंदर रहता है, उसके अंदर उसकी केमिस्ट्री में नहीं जा रही। तो उसको बेसिकली डायमंड चमकता है जब उसको कटिंग प्रॉपर्ली करी जाए, और छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं उसमें। डायमंड की रिंग्स अगर आपने देखी हो, डायमंड को देखा होगा आपने, होगा घर पे आपके, या किसी रिश्तेदार के यहाँ देखा होगा, तो डायमंड जो होता है वो बहुत चमकता है। उसको कट करता है जो उसका कारीगर होता है, उसको बनाने वाला उसको कट करता है बहुत करीने से, बहुत छोटे कट लिए होते हैं तभी वो चमकता है। ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा समझो कि जो बेसिकली ऐसा समझो कि जो इसका कार्बन का मतलब जो बेसिकली डायमंड है, इसका जो वो क्रिटिकल एंगल वो बहुत छोटा होता है। बेसिकली वो 22.5 के आसपास होता है। मैं वैल्यू को क्या लेना,
क्रिटिकल एंगल वो बहुत छोटा होता है। अगर छोटा होता है उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर क्रिटिकल एंगल छोटा है काफी, तो बेसिकली द चांसेस ऑफ टीआईआर मच मोर लार्जर। यस और नो? इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल मतलब 20 डिग्री के आसपास, तो कहीं बहुत छोटा है, तो क्या बेसिकली टीआईआर होने के चांसेस, दिस इंप्लाइज चांसेस ऑफ टीआईआर इज वेरी लार्ज। हाँ सर। अब होता क्या है, किसी कटिंग जब कारीगर करता है तो होता है कि अगर एक बार इसमें घुस गई ये घुसी, तो उसको बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है, अंदर ही नाचती रहती हो। आप ऐसा समझो, जो क्लियर देखा क्रिटिकल एंगल फॉर दिस 22.24 कई थोड़ा अलग दिया होता है, अलग वैरायटी में बहुत सारी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कारीगर होता है उसको ऐसे कट करता है अलग जगह से, तो जब ये अंदर घुसती है तो अंदर कई बार व्हेन रे एंटर्स इट परफॉर्म्स टीआईआर सो मेनी टाइम्स एंड इट कम्स आउट फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेसेस ओनली, कटिंग के हिसाब से कि वहां के आसपास गिरेगी तभी ये बाहर आएगी। ओ तो आपको डायमंड रिंग में अंदर कई जगह टकराती मान लो रे उसमें गिरी तो कुछ ही जगह से बाहर आ पाती है, कटिंग तरीके से होती है, टीआईआर बहुत बार होता है अंदर, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, तो रे कटिंग इन सच अ वे स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स, जैसे स्पार्किंग मतलब स्पार्कल क्यों करता है, क्योंकि कुछ ही जगह से बाहर आती है, तो रोशनी कुछ जगह होती है, कुछ जगह भी उसमें बहुत सारी होती है, पर आपको स्पार्कल का एहसास होता है, वो इसलिए आता है। तो रे कम्स आउट, रेज कम्स आउट फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस ड्यू टू smart cutting. And shows multiple TIR inside. This leads to sparkling of diamonds. क्या बात समझ में आई? डायमंड की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड तो क्या रोड डायमंड थोड़ी चमक जाएगा, वो तो निकलता है बस ऐसे, उसकी कटिंग करता है कारीगर, तब वो चमकता है, पता है कैसे कट कराया जाएगा कि रेज अंदर कुछ ही जगह से वो अपनी बाहर आएंगी, कौन? रेस। तो आपको स्पार्कल करता हुआ नजर आएगा, एक अलग टाइप की फीलिंग होगी, तो इतना महंगा बिकता है। अरे हाँ, अगेन एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर है, मिराज, लूमिंग, इसका किसकी एप्लीकेशन है? टीआईआर की। इसी कुछ एप्लीकेशंस डिस्पर्जन जो अपन आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके भी आइए आगे, बड़ा टेंशन रेनबो, थोड़ा थोड़ा बहुत टेंशन थोड़ा। अरे हाँ सर, तो कभी आप मुझे बड़े रीजन स्पार्क डायमंड आपको इसलिए तो बताओ ना, रीजन बिकॉज़ ऑफ टीआईआर, बहुत बार टीआईआर होता है, कुछ स्पेसिफिक जगह से बाहर आती है, इसलिए आपको डायमंड स्पार्कल करते हुए नजर आता है, इसलिए आपको डायमंड स्पार्कल करते हुए नजर आता है। अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया सर। ब्याज पढ़ ली, लूमिंग पढ़ ली, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स भी बोल सकते हैं इसको, स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स भी बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपने पढ़ लिया, पैरेलल स्लैब्स को भी पढ़ने पढ़ लिया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आई, ट्यूबलाइट वाले सवाल भी अपने कर लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो अपन क्या पढ़ने वाले, देखो भाई यहाँ से अपन आ रहे प्रिज्म पर। प्रिज्म देखा क्या स्कूल में, देखा होगा कभी? प्रिज्म देखा है क्या? पहले बता दो, प्रिज्म नॉर्मल लाइफ में एक वस्तु है, पर प्रिज्म ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, इसलिए मैं जस्ट इसकी बात बताता हूं, इसलिए समझना, इसको अलग तरह से लिखा हूं। प्रिज्म सब लोग समझते होंगे, सही भी है, गलत नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहा हूं, उस बात फिजिक्स में नॉर्मल भाषा में जब बोला जाएगा तो यही कहलाएगा, पर प्रिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रिज्म हम पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, ये वस्तु नहीं, कॉन्सेप्ट है। जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कब लगता है आपको समझना चाहिए। हाँ 99% सवाल में 95% सवाल में प्रिज्म वस्तु नहीं उसको लगाएंगे, समझ में नहीं आई बात, समझना। प्रिज्म जो पढ़ेंगे अब वो एक कॉन्सेप्ट है, वो प्रिज्म के अलावा भी किसी जगह लग सकता है, आपको बुद्धि करनी चाहिए। हाँ 95% सवाल में प्रिज्म वस्तु में ही प्रिज्म कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई गलत बात है, पर फिजिक्स में जो प्रिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो प्रिज्म के अलावा भी कुछ चीजों में लग सकता है, कैसे भी समझाऊंगा। अच्छा, अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो तुमने अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ा, अच्छा रिफ्लेक्शन भी तुमने ना, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन में भी तुमने क्या पढ़ा समझना, प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन, तुमने अभी स्फेरिकल पे नहीं आए, प्रिज्म के बाद आओगे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, वो भी प्लेन सरफेस, उसमें भी तुमने पैरेलल प्लेन सरफेसेस पढ़ी है। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़े तुमने, रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेसेस का, वो भी मल्टीपल, और मल्टीपल के भी तो दो हिस्से, प्लेन सरफेस में अगर अपन देखें तो प्लेन सरफेसेस में अगर अपन बोले मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अरे हाँ आपने पढ़ा, पर ध्यान से दो इसके दो हिस्से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, पैरेलल सरफेसेस और हाँ, और सेकंड इज इंक्लाइंड सरफेसेस। हो समझने का प्रयास करना, हम क्या पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, उसमें भी पढ़ रहे हैं प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन, उसमें हमने पढ़ा उसका प्लेन सरफेस एक सिंगल रिफ्लेक्शन, बात खत्म हो गई, फिर उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दो तीन बार रिफ्लेक्शन हो, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में भी दो हिस्से हो सकते हैं ना, कि जो सरफेसेस हो प्लेन हो पर वो पैरेलल हो, जो हमने अभी पढ़ा, पर मान लो पैरेलल ना हो, इंक्लाइंड हो, यहां पर आता है प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। तो फिजिक्स में प्रिज्म का कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ एक वस्तु को समझना, मैं क्या चाह रहा हूं, अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो तो किताबों में या कोई नॉर्मल जगह नहीं बताई जाएगी बात, तो समझो प्रिज्म टोटल लगता है, मैं उसको फील कराऊंगा आपको, अगर दिमाग है तो, पर ये कोई नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता है, अच्छे बच्चे के लिए। तो प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो तब लगता है जब रे रिफ्रैक्शन शो करती है प्लेन सरफेसेस के बीच में, मल्टीपल प्लेन सरफेसेस के बीच में, तब वो मल्टीपल सरफेसेस पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है, जैसे कि प्रिज्म में होती है, देखो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड, पर इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस तो कई जगह हो सकती है। अरे हाँ सर, तो वहां पर क्या प्रिज्म कॉन्सेप्ट लग सकता है? हाँ सर, मैं यही समझने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो तब लगता है, क्या कॉन्सेप्ट तो भी सीखेंगे, पहले समझो तो सही, प्रिज्म वस्तु मत मान लेना, हाँ उस वस्तु में ही हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को 95% सवालों में लगाएंगे, बात सच्चाई है, पर अगर 5% सवाल अच्छे आ गए तो हमें बात समझ में आनी चाहिए कि प्रिज्म फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जो तब लगाया जाता है जब प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड हो, जब प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड हो। अरे हाँ सर, जब प्लेन सरफेसेस कैसी हो, इंक्लाइंड, तब उसे लगाया जाता है, तब उसे लगाया जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बोलो क्लियर? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, पक्की बात? यस सर, ये उतारिए। तो फील क्या है कि प्रिज्म फिजिक्स में ये वस्तु नहीं कॉन्सेप्ट है, एक बात तो ये, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंक्लाइंड सरफेसेस पर जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, इंक्लाइंड अगर हम ऐसे लिखें तो जब इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस पर, इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन होता है, तब मन में प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सीखेंगे, पर तब आने चाहिए
वास्तविक लाइफ में प्रिज्म एक वस्तु है जिसमें तो लग ही सकते हैं प्रिज्म के कॉन्सेप्ट, पर सिर्फ वो वही लग सकते हैं ये सही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं वो तब लग सकते हैं जब रिफ्लेक्शन हो ऐसी प्लेन सरफेसेस के बीच में जो इंक्लाइंड हो, जो क्या हो, इंक्लाइंड हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। क्लियर? अरे पक्का? अब सुन, तो प्रिज्म को देखना चालू करके देखो भाई, देखो भाई प्रिज्म आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। ओ अरे हाँ, ध्यान से देख, क्या स्लैब प्रिज्म बन सकती है? हाँ देख, स्लैब आपने ऐसे पढ़ी थी, स्लैब है नहीं, इस रे के लिए स्लैब का कॉन्सेप्ट। पर सोच, अगर उसी स्लैब से रे ऐसे गुजरकर ऐसे निकले तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है। और हाँ सर, ध्यान से देखो, दो सरफेसेस है इंक्लाइंड 90 डिग्री, इसमें तो प्रिज्म लगेगा, इसमें तो प्रिज्म लगेगा ही। और हाँ, so when a ray crosses two inclined plane surfaces, then we have to think about prism. क्या स्लैब में प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लग सकता है? हाँ देख, बोलो भैया, मुझे तो प्रिज्म में स्लैब का कॉन्सेप्ट लग सकता है। स्लैब का कॉन्सेप्ट लगता है जब सरफेसेस पैरेलल। हाँ, क्या प्रिज्म में स्लैब का कॉन्सेप्ट लग सकता है? ध्यान से देख, ध्यान सोच, क्या प्रिज्म में स्लैब का कॉन्सेप्ट लग सकता है? बोलो, क्या प्रिज्म में स्लैब का कॉन्सेप्ट लग सकता है? बोलो। इसी में आपको पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि प्रिज्म, ध्यान समझो, कंफ्यूज मत हो। देखो, क्या प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, मैं तो कह रहा हूँ टूटा हुआ प्रिज्म हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? टूटा हुआ प्रिज्म हो, फिर भी अगर रे ऐसे ऐसे ऐसे, तभी प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे कोई डायमंड टाइप चीज है, ये वाला प्रिज्म नहीं है। पर सोचो, रे ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाए तो किसका कॉन्सेप्ट? प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या प्रिज्म में सोच देख, क्या प्रिज्म में स्लैब का कॉन्सेप्ट लगता है? हाँ मैं बताता हूं कैसे। देख, ये प्रिज्म होता है जिसको आप रियल लाइफ में एक वस्तु के रूप में प्रिज्म कहते हो। हाँ ये देख, सोच, अगर रे इस फेस, देखो बताओ कौन से फेस है, अगर कलर से बनाता हूं तुम्हें समझ आएगा। देख, एक फेस ये है, हाँ सर, और एक दूसरा फेस ये है, ग्रीन से बनाता हूं, देख, कंफ्यूज मत हो। अरे हाँ सर, अगर ये फेस वन और फेस टू पैरेलल है, आर पैरेलल, अरे हाँ, यानी प्रिज्म का ऐसा है, ये ट्रायंगल है, पर इन दोनों फेस को पैरेलल है। अगर इनको रे क्रॉस करे, अगर रे फेस 1 एंड 2 को क्रॉस करे तो स्लैब का कॉन्सेप्ट आएगा। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो। बोलिए क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, सही बोल रहे सर, परफेक्ट, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो प्रिज्म स्लैब नहीं, इसी में फिजिक्स में स्लैब का कॉन्सेप्ट, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट वस्तु नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। स्लैब का कॉन्सेप्ट व्हेन रे क्रॉसेस टू पैरेलल सरफेसेस एंड द मीडियम ऑन बोथ साइड्स सेम। अरे हां, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट व्हेन रे क्रॉसेस टू इंक्लाइंड सरफेसेस, व्हेन रे क्रॉसेस टू इंक्लाइंड सरफेसेस देन वी हैव टू अप्लाई प्रिज्म कॉन्सेप्ट। ओहो, हां, वास्तविक में प्रिज्म कहलाता है, वस्तु जो कहलाती है उसमें 95% सवाल आएंगे, वो बात सही है, तो उसमें स्टिक नहीं कर जाना है बस। कभी जरूरत नहीं हो तो बात समझ में आनी चाहिए। मैं 5 साल में से इस बात को बार-बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल आएगा तो बच्चा भूल जाता है ये बात, इसको समझ आनी चाहिए। अरे हां, ये है सर, अच्छा तो लग रहा है। तो ये प्रिज्म नहीं, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, स्लैब में कॉन्सेप्ट लग गया, प्रिज्म को स्लैब का कॉन्सेप्ट लग गया। हां, बोलो यार, क्या ये कहानी समझ में आई है? अभी प्रिज्म को तो सीखे ही नहीं, अभी तो ये सीख रहे हैं, वो कहां लगेंगे? वो तब लगेंगे जब दो सरफेसेस प्लेन होंगी और इंक्लाइंड होंगी और उनको क्रॉस करेगी, वो तब लगेंगे। इज इट क्लियर? अरे सर क्लियर? हां सर, हां सर, समझ आया सर? अच्छा लगा सर, जोरदार सर, मजा आया सर। चलो भाई, बढ़िया बात, आ जाओ, प्रिज्म को थोड़ा 3D में फील आएगी। देखो ये वाली सरफेस, वाली ये दिखी पैरेलल। हां, तो स्लाइड देखो, 3D घूम रहा है, फील आ गया क्या? अरे सोचो भाई, फील में एनिमेशन बस वैसे तो मैंने कहा इसमें खास बात नहीं है उसमें, बट फिर भी अपने को बात समझ आनी चाहिए। एक बार घूमो क्या? नहीं, क्या घूमना, देख लो उसको। वो समझ आया क्या? अरे वो समझ आ रहा है क्या? इसको 3D लग रहा है, फील है, ठीक है। अब देखो भाई, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं ताकि हम इसको आगे बढ़ पाएं। आज बहुत छोटी चीजें समझ लेते हैं। नेट एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, पहले समझे, इस पे पहले एक छोटी सी बात समझो, ध्यान समझो। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, टेक्नोलॉजी समझना अच्छे से। सो अपन क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म ए। जैसे मान लो कि ऐसे आपका प्रिज्म है, इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूं, मान लेते हैं कि एंगल 50 डिग्री है, मान लेते हैं एंगल 70 डिग्री है, मान लेते हैं एंगल 60 डिग्री। बोलो, अब अगर आपको टर्म यूज कीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 60 50, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 60 50, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 50। बोलो, सही बताओ, कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं 60 सोच लिया, सबसे बड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म ये बात हुई। क्या समझना, अगर रे ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे गई तो इसके लिए ए क्या है? 60। ओके, अगर रे ऐसे आके ऐसे गई तो इन दोनों सरफेस को क्रॉस करिए तो इसके लिए क्या है? ए 70। अगर रे ऐसे आके ऐसे गई तो इसके लिए ए क्या है? 50। सो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल, याद रखना इस बात को, इज द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड सरफेसेस जिनको रे क्रॉस कर रही है, जिनको रे क्रॉस कर रही है। अरे बोलो क्या? इस एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड सरफेसेस जिनको रे क्रॉस कर रही है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, वो समझ आएगा फिर। हाँ सर, समझ आया सर, सही लगा है सर, बिल्कुल परफेक्ट सर। इस एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड सरफेसेस जिनको रे क्रॉस कर रही है। जैसे मान लीजिए आपने स्लैब दी थी, ये थी ना आपकी स्लैब, देखो ऐसे आपकी स्लैब थी, ये आपकी स्लैब, ध्यान से देखना। अब आपको स्लैब प्रिज्म ट्रैक कर पाई थी? हाँ कर पाई थी सर, बिल्कुल कर पाई थी। कब करी थी? सोचो, जबकि आपकी रे ऐसे घुसकर ऐसे निकली थी। सोचो, क्या इसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगेगा? हाँ, बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? अरे बोलो भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? सर एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 90 डिग्री। एंगल 90 है ना, अगर इसको देखें ऐसे तो ये 90 है ना, तो ये ऐसे आ रही है ना। अरे हाँ सर, यानी मुझे समझ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलो समझ आ रही है क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल सही है।
तो प्रिज्म कॉन्सेप्ट लगता है ये समझाया कि जब एक रे दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस को क्रॉस करेगी तो वो प्रिज्म भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। 95 वाले प्रिज्म वस्तु के रूप में उस प्रिज्म कॉन्सेप्ट जाएगा। और प्रिज्म कॉन्सेप्ट कब लगता है ये अपने को समझ आना चाहिए। उसमें चीज फाइंड की जाती है, बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इसे कभी-कभी रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला जाता है। रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला जाता है। दो नाम हो सकते हैं इसके, है ना, कुछ भी मतलब जो भी सवाल जैसे दिया हो आप उसके हिसाब से चेक कर लो। क्या नहीं बात ये है, अरे सोच लो। ठीक है, अब अपन इसकी बेसिक मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं, इस पर दिमाग चलना चाहिए। आ जाओ भाई, देखते हैं भाई, आ जाओ भाई, क्या करें देखो भाई, आओ भाई, ये हो गया। हाँ ठीक, मेरे हिसाब से टाइम हो गया। अगले टर्म में पूरी फील्ड के साथ पढ़ेंगे इसी से, यही इसी जगह से आगे से, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, हाँ सर यही साइड